हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज फिर से एक स्टोरी टेलर सेशन हम लोग आते हैं। दोस्तों बाइडेन साहब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति हैं, बाइडेन साहब का काफिला निकला और पहले G7 कंट्री से मिले, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसके बाद नेटो, जिसमें 30 कंट्रीज हैं, उनसे मिले। और इसके बाद बीते कल मतलब 16 तारीख को इनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन साहब से। और ये व्लादिमीर पुतिन साहब से जो मीटिंग थी अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसको देखने की तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ही, इसके पहले इन दोनों वीडियोस को G7 और नेटो को अपने को समझना जरूरी है। मैंने G7 के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो उस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे। आ जाते हैं नेटो पे और फिर हम लोग पहुंचेंगे किस पे, व्लादिमीर पुतिन साहब और जो बाइडेन साहब में के बीच में जो डिस्कशन हुआ। दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो, आज की तारीख में इसमें 30 मेंबर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज बना ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1949 में, 1949 में। और जब ये बना था तो इसमें 10 अलग अलग देश थे। इनका एक ही उद्देश्य था और वो ऑब्जेक्टिव ये था, जिस तरह से उस जमाने में सोवियत यूनियन, सोवियत रूस जो है, जिस तरह से उनका वर्चस्व यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइन से कंट्रीज कम्युनिस्ट कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम 10 कंट्रीज आपस में एक अलायंस बनाते हैं। यार हम में से किसी के ऊपर भी हमला हुआ तो हम सभी लोग अपने अपने सैन्य शक्ति आपको साथ मिला के उनके ऊपर हमला कर देंगे जिस पार्टी ने हमारे ऊपर हमला किया था। इस एक लाइन से आपको ये समझ में आया होगा कि नेटो अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस है। और ये कहना कि किसी एक के ऊपर भी हमला माना जाएगा, सभी के ऊपर हमला, यही चीज दी गई है आर्टिकल नंबर 5 में, जिसको एक जमाने में मतलब 2017 में ट्रंप साहब ने बोला कि बकवास है आर्टिकल नंबर 5। और इसी चीज को जो बाइडेन साहब ने कहा नहीं भाई बिल्कुल बकवास नहीं है, एकदम बेहतरीन है। और हम लोग आर्टिकल नंबर 5 को एकदम सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं एकदम डिटेल में बताता हूं, एक एक चीज को, एकदम हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करके रख दूंगा। दोस्तों अभी जो नेटो मेंबर्स की मीटिंग हुई, आज की तारीख में नेटो में 30 मेंबर्स है दोस्तों। तो अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा से इस नेटो की मीटिंग में रशिया को नेटो ने हमेशा से एक थ्रेट के रूप में रखा है, THREAT, थ्रेट के रूप में। हालांकि आप मुझसे ये बात बोल सकते हैं कि सर लेकिन सोवियत रूस का तो विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, 1991 में पूरी तरह से खत्म हो गया। यस, लेकिन यही तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ना नेटो का, कि नेटो एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो डिस्कशन होता है ना वो इसीलिए होता है क्योंकि नेटो को बनाने का ऑब्जेक्टिव था सोवियत रूस, तो वो तो खत्म हो चुका है। देन फिर इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, यही। और यही कारण है कि आने वाले टाइम पे आप देखेंगे क्वाड का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा, QUAD क्वाड, जो कि एक अलायंस है जो 2007 में बना था लेकिन सिर्फ पेपर में रह गया था। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा तो इस अलायंस का नाम आपने बहुत सुना। कौन कौन है जी इस अलायंस में? यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और हमारा भारत है। देखिएगा दोस्तों आने वाले टाइम पे आपको क्वाड का सिग्निफिकेंस बढ़ते हुए दिखेगा। खैर मैं उस बात पे आऊंगा, पहले इसको आप डिटेल में थोड़ा आपको नटशेल बताता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों तो नेटो मेंबर्स ने कहा कि यार जिस तरह से चाइना का मिलिट्री माइट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से चाइना का एस्पिरेशन, मिलिट्री एम्बिशन बढ़ता जा रहा है, एस्पिरेशन बढ़ता चला जा रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। चाइना एक शब्द को देखिएगा दोस्तों, चैलेंज के रूप में निकल के आ रहा है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन वर्ड्स की टेक्निकलिटीज को समझिएगा। रशिया के लिए वर्ड यूज करते हैं थ्रेट, लेकिन नेटो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। नेटो को बनाने का ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि हमको यूरोपियन कंट्रीज को, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को संरक्षण, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। एशिया के बारे में कोई बात थोड़ी थी दोस्तों, ये तो क्लियरली फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन नेटो का, जिसको किसी एक ही अलग ही ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था। बाकायदा क्लियरली नेटो ने मेंशन किया कि आने वाले वक्त में हो सकता है चाइना एक चैलेंज के रूप में निकल के आए, और इससे सारे के सारे 30 मेंबर्स अग्री करते हैं। दोस्तों ये पहली बार है जब नेटो कंट्रीज ने या नेटो ने इस चीज को पोर्ट्रे किया है, इस चीज को कहा है कि जो चाइना की एक्सपैंडिंग फिलॉसफी है या एक एम्बिशन है, या चाइना जो बढ़ता हुआ चाइना जो ग्रो करता हुआ आज का आर्म्ड फोर्सेस से एकदम पोटेंशियली बहुत ही ताकतवर चाइना जो है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई कन्फ्रंट देखने को मिले, और इसलिए नियर चैलेंज है चाइना। दोस्तों ये शब्द जरा देखिएगा, ये मैं पसंद करता हूं जिन अखबारों को, जिन अखबारों को मैं पढ़ता हूं, मैं आपसे वो शेयर करता हूं, आपको रेकमेंड भी करता हूं, सब पढ़िएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बेहतरीन अखबार है, इनके आर्टिकल भी बहुत अच्छे होते हैं। शिफ्टिंग फोकस, ये शब्द क्यों लिखा गया है मैंने आपको ही बताया, कि नेटो जिस देश से बनाया गया था वहां से उसका ऑब्जेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। नेटो का व्यू क्या है, चाइना एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज, ये शब्द मैंने आपको बताया, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेटो लीडर्स एक्सप्रेस्ड अ न्यू कंसर्न अबाउट चाइना's ग्रोइंग मिलिट्री माइट।
सिग्नलिंग फंडामेंटल शिफ्ट, यही मैंने आपको बताया दोस्तों, एशिया की तरफ उनका आइडिया को शिफ्ट होना। इन अटेंशन ऑफ एन अलायंस डिवोटेड टू प्रोमोटिंग यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक नॉट एशिया। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया ही गया था कि एक्सक्यूज मी दोस्तों, यूरोप को प्रोटेक्ट करेगा, नॉर्थ अमेरिका को, ना कि एशिया को। लेकिन एक बात बताइए, जब उस जमाने में यूएसएसआर के बारे में आप बात करते थे तो आपने नेटो बनाया, लेकिन जब आज की तारीख में आप चैलेंज के रूप में देख रहे हैं चाइना को, तो नेटो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा या क्वाड? दोस्तों पूरी दुनिया में यही डिस्कशन चल रहा है अभी, और ये डिस्कशन धीरे धीरे समय के साथ मेरे हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों यही है हमारा आज का सेशन, जो कि विस्तार से मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूं। दोस्तों मैंने आपको 3 प्रॉमिसेस किए हैं, जैसे गूगल के 10 कमेंडमेंट्स ऑफ गूगल थे ना, जस्ट लाइक दैट। तो मेरे जो 3 प्रॉमिसेस है दोस्तों वो ये हैं कि यूट्यूब में आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप देखिए उसमें कहीं पर भी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एकदम टॉप नॉच हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कभी भी कोई 19-20 भी रहेगा तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। दूसरी चीज, अनअकैडमी के ऐप में पिछले 2 दिन में आपने देखा हो तो मैंने 7 क्लासेस लिए अनअकैडमी के ऐप में, स्पेशल क्लासेस, और स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री कर रखा है यार। तो मस्त से ये वाला कोड यूज करो ना, और अनलॉक करो वीडियो को, मस्त देखो, नोट्स बनाओ, बढ़िया से एंजॉय करो। आज जिस दौर में और आप जी रहे हैं ना दोस्तों, इंफॉर्मेशन इतने आसानी से अवेलेबल है कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। दोस्तों अनअकैडमी कहां पे पिक्चर में आता है? आज से कुछ वक्त पहले तक के दोस्तों, अगर मैं एक स्टूडेंट और मुझे किसी से पढ़ना होता था तो मैं उन टीचर से पढ़ता था या एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप में पढ़ने की भूख है, हंगर है, एक सब्सक्रिप्शन, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आपको जितने इस वर्टिकल में, गेट एसी के वर्टिकल में जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अगर आप में पढ़ने का हंगर है तो आप जितना पढ़ना है पढ़िए। मतलब आप देखे होंगे तो मेरी लाइव क्लास में कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं आपका नया बैच आ रहा है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूं, क्योंकि जो मैंने पिछले बैच को पढ़ाया वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। नया बैच भी मेरा आ रहा है, वो भी आपके लिए एक्सेसिबल है। मान लेते मैं तीसरी बार लाऊंगा, वो भी एक्सेसिबल है। आपको मुझसे नहीं पढ़ना है, नाराजी किसी बात की, किसी और से पढ़ना, उनसे पढ़ लीजिए, उनसे नहीं पढ़ना किसी और से पढ़ लीजिए। तो आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, और पर्सनली मैं आइकॉनिक को एक लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन मानता हूं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज एंड रैंक इंप्रूवमेंट, ये दोनों के दोनों बैचेस मिलते हैं दोस्तों इसके अलावा वीकली टेस्ट, आप इस टेस्ट की क्वालिटी देखेंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे कि क्या क्वालिटी है यार, मजा आ गया। दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक होता है। इसी तरह से बायलिंगुअल, लिंग्विस्टिक्स कोई बार होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। और इसी तरह से जो मैं लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन बोला, इसको मैंने आइकॉनिक बोला आपको, इसमें आपको स्टडी प्लान, और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज द प्लानिंग दैट पीपल लैक द मोस्ट। इस तरह से पर्सनल कोच मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको एक ही जगह पे सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। मुझे एनालिटिक्स बहुत पसंद है दोस्तों, कि ये बताओ कि इंप्रूव कैसे करना है, तो वो आपको इस डेटा एनालिटिक्स में समझ में आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेशन जो आपके साथ स्ट्रैटेजी या इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं आप वो देखते हैं। जिस G7 वाले वीडियो के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, ये वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो को देखिए, लेकिन इसके बाद इसको जरूर देखिएगा, और इसके बाद देखिएगा जो बाइडेन साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब की मीटिंग है। दोस्तों मैंने बिटकॉइन से लेके आपके लिए मतलब बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करता हूं मैं। सिर्फ एक ही आइडिया दोस्तों कि आप मैं हम सब फ्री थिंकर बने, तभी तो मजा आएगा। दोस्तों आप इंडिया में जहां भी पढ़ते होंगे, जिसके पास पढ़ते होंगे, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए। अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करने वाले होंगे और भी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन आपका एक तो ना मतलब वो बनता ही है यार कि जैसे मई में खत्म हुआ ना स्कॉलरशिप टेस्ट, ऐसे जून में स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें एनरोल कर लीजिए, ST26 करके मस्त दीजिए, फ्री में अवेलेबल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कहीं और पढ़ रहे होंगे तो उनका कंटेंट कितना रेलेवेंट है। कंटेंट बड़ी बात थोड़ी है आज के टाइम पे, कंटेंट का रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है। सर मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं इसमें? ये जो 11 बजे टेस्ट होता है हर संडे को दोस्तों, जैसे अभी मई में हुआ ना, वैसे जून में 6th, 13th, 20th, 27th, इस संडे को, ये संडे है सारे के सारे, संडे को 11 बजे 60 मिनट का टेस्ट होता है। A1 क्वालिटी के क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, ये सब धुरंधर लोग हैं, इन सभी को मतलब मैं जिस फील्ड में ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं उन सब के लोग A1 टीचर्स हैं। लेकिन फिर भी आप हर एक के बारे में रिव्यूज पढ़ लीजिए, सब कुछ अपनी तरफ से R&D कीजिए, फिर आप सोचेंगे कि सर अब तो मैं सोच चुका हूं कि इस साल कुछ गजब का क्रिएट करूंगा, और आपको ज्वाइन करने का मन होगा दोस्तों तो ST26 के कोड यूज कीजिएगा और घमासान मचा दीजिएगा, गजब तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। ये रहे, और बाकी के बैचेस जो है, सॉरी जो अलग अलग बैच, RBR साहब का फैन तो मैं खुद ही हूं, ऐसे बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों 16 जून, इस तरह से अलग अलग बैचेस शुरू होते ही जा रहे हैं दोस्तों। एक भी चीजों को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा ST26 दोस्तों। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अभी बहुत जल्द ना सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। आई एम रियली सॉरी टू से। तो अगर आपने सोचा होगा तो और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी आपको एक तो डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, और उसके ऊपर से ST26 पे अगर आप यूज करेंगे तो और ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बेनिफिट को अवेल कीजिएगा।
चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैंने सैंपल के लिए गेट रखा है, चाहे आप गेट की, कैट की, एमबीए की, एसएससी की, कैंपस की, आईआईटी, किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, हर एक में दोस्तों प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आता है। कभी भी एक्चुअल अमाउंट पे मत कीजिएगा, वहां पे आप कोड यूज कीजिएगा ST26 और आपको इस तरह से गजब का बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे उसका फुल बेनिफिट उठाएंगे। ऐसे ही आइकॉनिक के लिए भी दोस्तों आप सोचिए ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर टुमारो। एक सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, आपको दिल खुश रहेगा। दोस्तों सभी लोगों के फोन पे अनअकैडमी का ऐप तो होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इतने सारे सेशंस हम लोग ना स्पेशली प्रोवाइड करते रहते हैं, स्पेशल क्लासेस फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ये फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के ऐप में जाके मुझे, जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं जितनी भी क्लासेस लेके आता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको लास्ट 2 दिन मैंने 7 क्लासेस लाई। अभी देखिए सैटरडे को फिर से एकदम दनादन बारिश होगी क्लास की, मस्त तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे FT एक्सप्रेस में जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो कंटेंट आपको वर्दी लगता है, आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, 1% भी चेंज आता है, तो यार एक बहुत बेयर मिनिमम चीज तो आपने करना ही है। हम लोग 100K के इतना क्लोज है, क्रॉस करो ना यार, मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बहुत छोटी चीज है यार, इतना तो कंट्रीब्यूशन अपने को भी करना चाहिए, बाकी आपकी जैसी इच्छा है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और आज का स्टोरी टेलर। दोस्तों मैंने आपको कहा कि दुनिया के अलग अलग अखबारों ने इसको कवर किया। देखिए दोस्तों, नेटो जिस चीज से अभी कंसर्न है वो ये है कि यार चाइना का मिलिट्री एम्बिशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो नेटो ने कहा कि आने वाले टाइम पे देखिएगा ये चैलेंज पोज करने वाला है। तो चैलेंज वर्ड इन्होंने चाइना के लिए यूज किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक वेस्टर्न अलायंस है जिसमें 30 अलग अलग कंट्रीज आपको मिलेंगी। तो इनका कहना यह है जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है चाइना, जिस तरह से उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज एक्सपैंड कर रही हैं, तो एक पोटेंशियल कन्फ्रंटेशन, आमना सामना हो सकता है, ऐसे लग रहा है चाइना के आर्म्ड फोर्सेस से आने वाले टाइम पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस तरह से बोलना, और इसलिए क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री माइट बढ़ रहा है चाइना का, जिस तरह से साइबर टेक्नोलॉजी चाइना जिसमें आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये इनफैक्ट अभी ग्रुप ऑफ 7 में भी तो इस तरह के बारे में बात हुई थी। G7 में अगर आपने नोटिस किया हो तो ये बात हुई थी कि चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ रहा है, और नेटो में क्या बात हुई दोस्तों, मिलिट्री माइट बढ़ रहा है। आप सोच के देखिए कितना स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जाता है सेशंस को। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन साहब से मिलना था जो बाइडेन साहब को। ठीक है दोस्तों, तो G7 में पूरा का पूरा डिस्कशन जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि चाइना कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस है यार, किस तरह से इकोनॉमिक डोमिनेंस इसका बढ़ रहा है। और अभी बात हुई क्योंकि नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है दोस्तों, मैंने आपको ये शब्द पहले ही बोला दोस्तों। तो कुल मिला के इंक्रीजिंगली ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम या थ्रेट कॉज कर रहा है कौन? चाइना। और इस तरह से एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों उस अलायंस में, जिसका मकसद था प्रोटेक्ट करना है यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को, ना कि एशिया को। दोस्तों इसके पहले भी नेटो ने चाइना का जिक्र किया है, आपको याद होगा दोस्तों, तो लंदन का समिट जो हुआ था 2019 का, उसमें लेकिन चाइना का नेग्लिजिबल यार, मतलब बहुत माइनर रेफरेंस था। और लेकिन आज के दौर में दोस्तों जहां पे चीजें एकदम सड़ासट खटाखट चेंज होती हैं दोस्तों, आज के टाइम पे एक बहुत बड़े कंसर्न, कम से कम नेटो के लिए तो एक बड़े कंसर्न के रूप में चाइना निकल के आया है दोस्तों। आपको ध्यान होगा तो चाहे ट्रंप साहब का दौर हो, चाहे बाइडेन साहब जो आज का दौर हो, वैसे बाय द वे ट्रंप साहब कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्तों? 45वें नंबर के। और बाइडेन साहब फिर कौन से हो गए? 46वें नंबर के राष्ट्रपति। जस्ट ध्यान रखिए कभी कहीं पूछा जाए तो दोनों के दोनों ये चीज समझते हैं दोस्तों कि चाइना एक ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसके कारण उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत है, उनका मिलिट्री एम्बिशन बहुत है, उनका मिलिट्री कोऑपरेशन रशिया के साथ काफी तगड़ा है। और इसलिए आप देखेंगे तो बाइडेन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन, या वो ना भी बोले तो एक जो पिक्चर जो पूरी दुनिया में क्रिएट हो रही है वो ये है कि भाई साहब ये शीत युद्ध नंबर 2.0 है, मतलब ये नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, कोल्ड वॉर 2.0। और ये न्यू कोल्ड वॉर दोस्तों, मैं कोई पहला आदमी नहीं जो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया ये चीज बोलती है। और पूरी दुनिया छोड़िए, आप यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने भी इस चीज को संबोधित किया है न्यू कोल्ड वॉर के नाम से दोस्तों। तो इसलिए जो ही बाइडेन साहब का कहना होता है, या उनके जो सिग्नल वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ये है कि दोस्तों तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, और वो है डेमोक्रेसी वर्सेस इस दुनिया में ऑटोक्रेसीज के बीच में। डेमोक्रेसीज मतलब हम सब, ऑटोक्रेसीज मतलब मेनली चाइना एंड रशिया। दोस्तों नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, मैंने शायद फोटो भी रखी है जीन्स साहब की, ये रहे मिस्टर जीन्स स्टोल्टेनबर्ग साहब। तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर जीन्स स्टोल्टेनबर्ग साहब ने कहा कि देखो जी, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है।
चाइना इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। आप साइबर स्पेस में देखिए, आप अफ्रीका में उनके तगड़े इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, आप यूरोप में उनके इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, आप देखिए हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हैवीली इन्वेस्टेड है, उनका मार्केट में इन्फिल्ट्रेशन देखिए कितना जबरदस्त हो चुका है। इसलिए हमको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जल्दी रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा और मिलकर रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको लगेगा लेकिन ऐसा क्यों मतलब सर इतना ज्यादा क्यों कॉशियस है नेटो, इतना ज्यादा? रुकिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये इतना ज्यादा क्यों कॉशियस सर नेटो? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला कि नेटो बना था 1949 में, तब उसके पास दोस्तों ये पीछे जो स्क्रीन है, मतलब ये जो इमेज है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, आपको थोड़ा सा इनका नेवी माइट दिखेगा। साउथ चाइना सी, यूएस ब्लू कलर में दिया हुआ, चाइना रेड कलर में दिया हुआ है। नेवल एसेट कंपेयर्ड, मैं साइड में रहता हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो देखिएगा नंबर्स को, ठीक है? मैं इसको पढ़ने के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो तो आप देख सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आज की तारीख में वो ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में बना था, जब तब इसमें 10 मेंबर्स थे, आज इसमें 30 मेंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों? आज इसमें 30 मेंबर्स हैं। क्यों इतना कॉशियस है यार, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए कॉशियस, देखिए रशिया को तो इन्होंने हमेशा से एक थ्रेट कहा है। उन्होंने कहा कि यार रशिया के पास जिस तरह की वेपनरीज हैं, जिस तरह से उनका साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, जिस तरह से लोग हैक करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में उल्टे सुलटे पुलटे डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। 2014 में इन्होंने यूक्रेन के क्राइमिया को भी कब्जा लिया और इस तरह से बहुत सारे एग्रेसिव एक्ट्स करते रहते हैं। तो पूरे के पूरे यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी खतरे में जिस कारण से है वो है रशिया। तो ये तो हमेशा से स्टैंड रहा है नेटो का रशिया के अगेंस्ट। लेकिन चाइना को क्यों बोल रहे हैं यार ये प्रोबेबल चैलेंज कॉज करने वाला है? देखिए इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सेकंड नंबर की इकोनॉमी कौन है? चाइना है दोस्तों। एंड सेकंड नंबर में लार्जेस्ट मिलिट्री बजट को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में यूएस मिलेगा और सेकंड नंबर में मिलेगा दोस्तों चाइना। दोस्तों ना सिर्फ ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी मिलेगी आपको चाइना के पास, ना सिर्फ ये इनके न्यूक्लियर मटेरियल को जो स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, जो इकट्ठे कर रहे हैं, इसी तरह से सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, एम्युनिशंस, मिसाइल्स, शिप्स को जो इकट्ठे कर रहे हैं, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इनकी जो जहाजें वगैरह देखेंगे, शिप्स वगैरह को देखेंगे तो मेडिटेरेनियन के आसपास आपको घूमते हुए दिखेंगे, आर्कटिक वाले रास्ते से। जिस तरह से इनका क्या नाम है, रशिया के साथ ये मिलके अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरह से अफ्रीकन रीजन में आप देखेंगे तो वहां पे अलग अलग इन्होंने बेस बिल्ड कर रखे हैं। जिस तरह से यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना की अलग अलग कंपनीज एकदम जा चुकी हैं पूरे मार्केट के अंदर। अरे यार यूरोप छोड़ो यार, मतलब यूरोप के अंदर ही ऑफ कोर्स ग्रीस की बात कर रहा हूं। पायरियस, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर सुनिएगा भाई साहब, इसका नाम PIRAEUS। इस पोर्ट को तो लिटरली चाइना ओन करता है यार। मैं थोड़ा सा मैप दिखाता हूं, 2 मिनट रुक जाइएगा। तो इस पोर्ट को अगर आप देखेंगे तो कौन ओन करता है आप मुझे बताइए? तो चाइनीज कंपनी तो ओन करती है ना। इसके अलावा चाइनीज आर्मी, जिस तरह से इनका कहना है, जिस तरह से इन्होंने कंप्यूटर्स को हैक करना शुरू कर दिया है, अलग अलग दुनिया के स्टील इंडस्ट्रीज और मिलिट्री के सीक्रेट्स को निकालना शुरू कर दिया है पूरी दुनिया में, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं पूरी दुनिया में। जिस तरह से चाइनीज कंपनीज पूरी दुनिया में और स्पेशली नेटो कंट्रीज में डिसइंफॉर्मेशन, मतलब उल्टी सुल्टी पुल्टी इंफॉर्मेशन फैला रही है, और 5G नेटवर्क मतलब टेलीकम्युनिकेशन जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, स्पेशली अफ्रीकन रीजन में देखिए, मिडिल ईस्टर्न रीजन में देखिए, यूरोपियन रीजन में देखिए, कब कैसे हुआवे और क्या है। तो कहना है इनका नेटो कंट्रीज का, देखो भाई एक बार टेलीकम्युनिकेशन जायंट के रूप में जो चाइना निकल के आ रहा है, ताकि पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल स्थापित कर सके। तो चाइना ठीक है आज की तारीख में थ्रेट नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, समय आ चुका है कि हम बाकी कंट्रीज इकट्ठे हों और इनका जवाब देने का समय आ चुका है। दोस्तों आपको मैं पहले जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात बताता हूं। जियोपॉलिटिक्स में बात होती है कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। तीसरी बात, कौन कहां किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता दोस्तों। इसलिए ना आज की तारीख में ना दोस्तों, और स्पेशली आज की तारीख में, ईच ऑफ अस नीड्स ऑल ऑफ अस। मैंने इतनी सारी बातें बोल दी आपको, उसके बाद ये बोल रहा हूं कि यहीं पे नेटो कंट्रीज ने बोला हम चाइना के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग भी करेंगे। देखिए दोस्तों ये भी चाहिए होता है। जैसे कहां पे? क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे। क्लाइमेट चेंज में जहां जहां पे हमको चाइना की जरूरत है, हम बोलेंगे कि आओ जी मिलकर सॉल्व करते हैं। लेकिन सर आप ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहो, आप जो अपना ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाते हो, ये आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाते हो, उसको बताओ तो सही। चाइनीज ऑफिशियल ने कहा आप लोगों को ये कुछ लगता नहीं कि आप लोग उल्टी सुल्टी पुल्टी बातें करते हैं? हमारे जैसे शांति प्रिय डेवलपमेंट पसंद देश के बारे में आप जिस तरह की बातें करते हो। सर एक बात बताओ, चाइनीज ऑफिशियल बोल रहे हैं दोस्तों,
तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ शर्म नहीं आती, आप हमारे से शांतिप्रिय देश के बारे में, जो किसी के ऊपर कब्जा ही नहीं करता, जो कुछ नहीं करता। ठीक है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है उनका कहना तो यही था दोस्तों। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो और ऐसा बोलते हो ना, तो आपको इंटरनेशनल सिचुएशन का आइडिया ही नहीं है सर। आप लोग इंटरनेशनल सिचुएशन को भयंकर तरीके से मिसजज करके रखे हो। पता है क्यों? क्योंकि आप ना रूढ़िवादी मानसिकता से जूझ रहे हो, और उस रूढ़िवादी मानसिकता का नाम है कोल्ड वॉर मेंटालिटी। सर बहुत सारी चीजें बोल दी आप तो, जो भी है चाइनीज ऑफिशियल से कहना यही था दोस्तों। एक मजे की बात आपको बताता हूं, आपको भी ना मजा भी आएगा और हंसी भी आएगी। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सब कुछ माहौल गरमाया हुआ है। इस जहाज को आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे आप एक नाम देख रहे होंगे, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, यहां पे नंबर भी देखिए, ये 68 और ये 33, लाल कलर कम्युनिज्म को बताता है। तो ये सब कुछ चल रहा है, मस्त एकदम टेंशन वेंशन का माहौल है, गरमाया हुआ है माहौल। यहाँ पे मस्त चाइनीज एक डिस्ट्रॉयर है, पुड़ुम 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 ऐसा चल रहा है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में अपना बढ़िया सेल कर रहा है दोस्तों। चाइना की जो आर्मी का नाम है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और चाइना की जो नेवी है वो है प्लान, PLAN, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। तो प्लान में जो शामिल हुआ है वो एक डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है द नेनिंग, NANNING। ठीक है दोस्तों, इसका नाम प्लीज याद रखिएगा, द नेनिंग, NANNING, नेनिंग। तो ये जो नेनिंग है ये 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि यार चाइना ये कर रहा है, नेवी ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। यहां पे इन्होंने एक मस्त एक और अपना डिस्ट्रॉयर लेके आए, द नेनिंग 052 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और ये मस्त अपना साउथ चाइना सी में मस्त अपना घूम रहा है। तो ये सब तो चलता रहता है दोस्तों। तो मैं एक लाइट नोट पे आपको बताया कि ये भी चल रहा है पैरेलल में, अलग ही लेवल पे। दोस्तों बाइडेन साहब अभी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बाइडेन साहब के आने से एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सांस में सांस आई होगी G7 कंट्रीज की, जिन्होंने ट्रम्प साहब के ईरा में बहुत उठापटक देखा। अभी नेटो कंट्रीज जो बहुत डांट खाए ट्रम्प साहब से एक टाइम पे, भयंकर डांट खाए यार, तो अभी थोड़ा सा इनकी भी सांस में सांस आई होगी कि हाँ बाइडेन साहब आए भाई, थोड़ा तो कम से कम आराम से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बाइडेन साहब ये ना एक क्या बोलूं आपको, बहुत ही वार्म वेलकम सा माहौल है जो अभी क्रिएट हुआ है, विच इज गुड टू सी। दुनिया के लिए भी थोड़ा सा शांति शांति वाला माहौल है बाइडेन साहब के, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल देते थे या क्या बोलेंगे, ये उनको पता होता था, ट्विटर को पता होता था। नहीं एग्जैजरेट तो नहीं। अच्छा ये रखा है क्या मैंने? मुझे लगा था मैं रखा नहीं दोस्तों। ये ग्रीस का मैप है, ग्रीस में आप जाएंगे तो ये पिरायस जो है ये टोटली चाइनीज कंपनी ही ओन करती है, पूरा पोर्ट जो है चाइनीज कंपनी ही ओन करती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूरोप का दोस्तों। तो मैं वही बोल रहा था, यूरोप में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट है इनका। ठीक है दोस्तों, खैर तो ट्रम्प साहब, आपको याद होगा दोस्तों, तो 2017 की जो नेटो की मीटिंग हुई थी, नेटो का समिट जो हुआ था, उसमें एकदम भयंकर डांटे थे यार ट्रम्प साहब, मतलब भयंकर। एक आपको याद है कि जो नेटो का नया हेडक्वार्टर बन रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो तकरीबन $1.2 बिलियन के आसपास बन रही है। उसमें जो ग्लास लगने वाले हैं, बढ़िया खूबसूरत ग्लास लगने वाले हैं। ट्रम्प साहब भड़क गए कि यार ये क्या तरीका, यार तुम लोग ये क्या खर्चे कर रहे हो, पागल कहीं कि ये सब उल्टे पुल्टे सुल्टे खर्चे करते रहते हो, जब भागो यहाँ से, कोई मदद नहीं करूंगा मैं, यूनाइटेड स्टेट्स आप लोगों की कुछ मदद नहीं करेगा। और रिफ्यूज कर दिया था सीधे। और आर्टिकल नंबर 5 हटाओ, उस आर्टिकल नंबर 5 को मैं नहीं मानता। आपको यहाँ का भयंकर डाटा था। जिन बच्चों को डाउट होगा सर आर्टिकल नंबर 5 क्या है, दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 जब ये बनाया गया था नेटो, जब 10 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फाउंडिंग ट्रीटी जो थी ना, उसमें एक लाइन लिखी गई थी दोस्तों, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। किसी भी एक देश पे हमला होता है, बेसिकली रूस के बारे में बात करें, सोवियत रूस के बारे में, कि अगर यहां से कोई हमारे ऊपर हमला करता है, हम मानेंगे कि हम सभी के ऊपर हमला हुआ है और खटाखट सब लोग मिलकर हमला कर देंगे। इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना, एक मिलिट्री अलायंस है दोस्तों। तो अभी बाइडेन साहब ने बोला नहीं भाई साहब, ट्रम्प साहब बोल दिए थे ऐसा, आप लोग ना बिल्कुल दिल पे मत लेना प्लीज, ठीक है। तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि ना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए भाई साहब, यूएस के इंटरेस्ट के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। एंड दादा बिल्कुल परेशान मत होना, ये जो आर्टिकल 5 है ये तो एक सेक्रेड ऑब्लिगेशन है यार, ये तो पवित्र रिश्ता, एक आता था ना शो, वही है दोस्तों। तो बिल्कुल प्लीज परेशान मत होना। और यूरोप को बोला, यूरोप लड़के घबराना नहीं, भाई खड़ा है। सचमुच में यही बोला, आपको ऐसा लग रही होगी मेरी बात, रियली मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप को बोला कि चिंता मत करो, यूनाइटेड स्टेट्स इज देयर, बड़ा भाई खड़ा है, बड़ा भाई आ चुका है। दोस्तों ये सब ना, ये सब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, G7 की मीटिंग जहां पे इकोनॉमिक डोमिनेंस के बारे में बात होना है चाइना की, इसके बाद नेटो की मीटिंग जहां पे मिलिट्री डोमिनेंस के बारे में बात होना, और उसके बाद फिर फाइनल फ्रंटियर था जिनेवा का कॉन्फ्रेंस जो बाइडेन साहब के बीच में और व्लादिमीर पुतिन साहब के बीच में हुआ। तो वहां तक एक माहौल तैयार हो रहा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए यही कारण है दोस्तों
कि इटली के प्राइम मिनिस्टर साहब मारियो द्राघी साहब ने बोला कि भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, ऐसा लग रहा है कि मस्त पुराने रिलेशंस अच्छे हो गए, रीअफर्म कर दिए सर, रिबिल्ड कर दिया आपने तो इस फंडामेंटल अलायंस को, मस्त लग रहा है सर आपके आने से। बाइडेन साहब को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। वैसे आपको एक और बात आता है दोस्तों, ये जो नेटो कंट्रीज हैं इनके सारे के सारे लीडर्स इस बात के लिए भी अग्री किए कि यार लड़कों अपन एक काम करें क्या सर बताइए, अपन लोग ना सब लोग मिलते हैं, ये 11 साल पहले आप लोग को याद है 2010 में हम लोग स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट बनाए थे, हाँ याद है सर, और उसी के तहत हम लोगों ने बोला था कि यार मतलब रशिया के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया था, तब आपको याद होगा। तो चाइना के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरह से हम बोल रहे हैं चाइना एक भयंकर बड़ी ताकत के रूप में निकल के आ रहा है, चाइना आने वाले टाइम पे एक चैलेंज पॉज करने वाला है, दुनिया बदल गई है दोस्तों, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसइंफॉर्मेशन, वॉरहेड्स, टेक्नोलॉजी, अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। तो क्यों ना हम लोग 1 साल का टाइम लें और फिर से स्ट्रैटेजिक जो हम लोगों ने डिफाइन किया था इसको फिर से डिफाइन करें, इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट को जो आज नहीं आज से 11 साल पहले 2010 में डिफाइन किया था। मेरे ख्याल से आप लोग सारे की सारी चीजें समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर जब यहां तक समझ ही गए हैं तो हम लोग ये भी देख लेते हैं ना कि जो नेटो मेंबर्स हैं ये रशिया चाइना, मतलब थ्रेट और चैलेंज, रशिया को थ्रेट बोलते हैं, चाइना को चैलेंज, इसके बारे में क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये जो बाइडेन साहब का ये यूरोप का जो टूर था ना दोस्तों, ये खत्म होता है जिनेवा में, मतलब बीते कल में 16 जून को। इसकी शुरुआत जो आपने देखा ना G7 कंट्री से मिलना, नेटो कंट्री से मिलना, नेटो मेंबर्स से मिलना, ये ना एक माहौल बना रहे थे व्लादिमीर पुतिन साहब से मिलने का। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में जो अभी एक नैरेटिव है वो यही है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रजीम के बीच में चल रही है। तो ये जो नेटो कंट्रीज है वो उनका हमेशा से कहना ये है कि रशिया देखो यार एक थ्रेट है, स्पेशली यूरो अटलांटिक वर्ल्ड के लिए तो है ही, लेकिन ध्यान से सुनना, जब आप ये बोलते हो कि रशिया एक थ्रेट है तो आप रशिया को एक रशियन मिलिट्री के बारे में बात करते हो। ध्यान से सुनना दोस्तों, बिटवीन द लाइंस आपको बता रहा हूं, लेकिन आप हमेशा ये बोलते हो कि रशिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक राइवल नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है रशिया। लेकिन चाइना को आप, हालांकि बाइडेन साहब ने एक बात बोला है दोस्तों कि पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब एक वर्दी एडवाइजरी है, मतलब एक वर्दी ओपोनेंट है। तो हम लोग ना, आपको ध्यान होगा तो जब अभी रशिया से जो मतलब पुतिन साहब से जो मुलाकात कर रहे थे, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स में सेनेट में कई सारे सेनेटर्स जो थे उन्होंने बोला कि क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो पुतिन साहब को और आप बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो। उन्होंने बोला चिंता मत करो, मुझे एक रेड लाइन ड्रॉ करना आता है कि कहाँ पे हमें पुतिन साहब के साथ कोऑपरेशन करने की जरूरत है, अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए अपने अपने रास्ते चलेंगे दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करें नेटो कंट्रीज बात करें चाइना की, ये आज का चाइना दोस्तों जो कि बहुत ही पैसे वाला एग्रेसिव अथॉरिटेरियन चाइना दोस्तों। क्यों नेटो कंट्रीज बोलते हैं कि मेजर चैलेंज कॉज कर रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो मिलिट्री माइट है वो तो रशिया के पास भी है, टेक्नोलॉजी वाला माइट है वो तो रशिया के पास भी है, लेकिन इकोनॉमिक माइट है वो रशिया के पास नहीं है। और हो सकता है, इसीलिए हो सकता नहीं, वो तो है ही वैसे, कि आने वाले टाइम पे आपको चाइना ज्यादा बड़ा थ्रेट लगेगा नेटो को, बजाय किसके, बजाय रशिया के। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा वॉशिंगटन को, मतलब यूएस को एकदम क्लियरली चाइना के बारे में बोलते हुए, क्लियरली अपोज करते हुए। लेकिन ना दोस्तों आपको ये चीज यूरोपियन यूनियन मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी इतना कैटेगोरिकली करते हुए नहीं दिखेगा दोस्तों, कि एकदम क्लियर बोल दे यार कि ऐसा है। क्यों दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में ना दोस्तों दुनिया को गढ़ा ही ऐसा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि एक दूसरे से सब एंटेंगल्ड है दोस्तों। तो ना आज के टाइम पे बहुत ही डीप ट्रेड रिलेशंस हैं यूरोपियन कंट्रीज के, स्पेशली यूरोपियन यूनियंस के चाइना के साथ। तो ना जैसे कि देखिए दोस्तों कि आप ना यूरोपियन यूनियन को ये बोलते हुए सुनेंगे कि यार चाइना आप कैसे कर रहे हो यार, ये अपना ह्यूमन राइट्स का बिहेवियर थोड़ा ठीक करो, ये जो आप ट्रेड्स पे उठा पटक करते रहते हो, कुछ भी करते हो, मैल प्रैक्टिसेस करते हो बंद करो, ये जो जासूसी करते हो, जो मैल प्रैक्टिसेस करते हो, एस्पियोनाज करते हो, बंद करो यार ये। लेकिन फिर भी आपको ना वॉशिंगटन यूएस की तरह इतना कैटेगोरिकली क्रिटिक करते हुए लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रेड रिलेशंस इतना स्ट्रांग है दोस्तों। मैं आपको पहले एक बात आता हूं कि एक दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि रशिया से फोकस चाइना की तरफ शिफ्ट हो। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि नहीं यार, रशिया का नाम सुनते हमारे हाथ पैर खड़े हो जाते हैं यार, एकदम रोंते कांप जाते हैं हम, तो यार कैसे करते हो यार, मतलब हम एंग्शियस हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग बोलते हैं ना ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो इसका ना मेन कारण, मेन जो कंट्रीज हम बोलते हैं दोस्तों ये है आपके ईस्टर्न यूरोप में। आप देखेंगे तो एस्टोनिया, लैथविया, मैप रखा तो है मैंने, हाँ दोस्तों अब आप देखेंगे ना दोस्तों तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा रशिया आपको दिख रहा है,
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये मेनली आपको दिखेंगे जिन पे भयंकर गजब का रशियन इन्फ्लुएंस है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्लीज 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 चाइना की तरफ फोकस मत करो, फोकस अपने यहीं पे रखो ना यार, प्लीज यार ऐसा मत करो ना। दोस्तों आपको ना यूके के आपको प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब भी देखते हुए मिल जाएंगे, ये बोलते हुए कि बिल्कुल सही बात है, नए कोल्ड वॉर में दुनिया आ चुकी है, लेकिन वो ये भी बोलते हुए मिलेंगे कि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते जिस तरह से जाइगेंटिक इन्फ्लुएंस है यार, इतना भयंकर बड़ा इन्फ्लुएंस है चाइना का हम सभी की, आपके, हमारे, हम सब की जिंदगी में। एंजेला मर्केल जी आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से साइबर थ्रेट्स पोज हो रहे हैं, जिस तरह से हाइब्रिड थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से चाइना का कोऑपरेशन रशिया के साथ बढ़ता चला जा रहा है, आप बिल्कुल इस कोऑपरेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि बहुत हाईली ओवर रेट कर दे इसको। एक राइट बैलेंस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों आपने काफी समय से ना इसमें नेटो में थोड़ा सा ये दिखा दो, ये बहुत बढ़िया ग्राफ है दोस्तों, सोर्स आप देख लेते हैं, नेटो की फंडिंग है 25 मई का, ये लेटेस्ट ग्राफ है दोस्तों जो अभी अवेलेबल है। नेटो रनिंग कॉस्ट 2021 से लेकर 2024 तक के क्या होने वाला है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन एंड टर्की। दोस्तों यहाँ पे ये बीबीसी, ठीक है दोस्तों पहले आप समझिएगा ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना आपको याद होगा दोस्तों, तो पिछले काफी समय से जब यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे ट्रम्प साहब, तो भयंकर क्रिटिसाइज किया इन्होंने नेटो को कि यार तुम लोग कैसे एकदम लदे ही रहते हो यार हम लोग के ऊपर, मतलब यूएस के अपना खर्चा करो ना, पागल, अपना कुछ खर्च करते नहीं हो, हमारे ऊपर बोझ बन के लग जाते हो। एक जमाना था दोस्तों जब यूनाइटेड स्टेट्स जो नेटो की खर्च का तकरीबन 22% कंट्रीब्यूट करता था, अभी वो गिरते गिरते अभी 16% पे आकर रुका है। इसका कारण 4 पैसे बचे जो है, इसका कारण वैसे ट्रम्प साहब का एडमिनिस्ट्रेशन ही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की तारीख में यूएस हो चाहे जर्मनी, दोनों के दोनों 16% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सर बाय द वे नेटो का जो ओवरऑल खर्च है वो कितने का होता है, तकरीबन $3 बिलियन का होता है दोस्तों। ये जो कॉस्ट शेयरिंग का बाकायदा फॉर्मूला है, देखो जैसे क्या होता है, नेटो का खर्च कहाँ होता है पैसे, ये जो सिविलियन स्टाफ्स वगैरह रखते हैं, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इनका नेटो के हेडक्वार्टर में, बहुत सारे जॉइंट कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, बहुत सारे कोऑपरेशन करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम में खर्च होता है, ट्रेनिंग में खर्च होता है, डिफेंस कम्युनिकेशन में पैसा लगता है, हार्बर्स में पैसा लगता है, एयरफील्ड्स में पैसा लगता है, फ्यूल सप्लाई में पैसा, ऐसे बहुत सारी जगहों में पैसा लगता है यार। अब ये कॉस्ट शेयरिंग जो होती है दोस्तों, ये डिपेंड करती है कंट्री के नेशनल इनकम पे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे नंबर 1 पे दिखेगा यूएस, दूसरे नंबर पे मिलेगा जर्मनी जो कि 16% कंट्रीब्यूट करने वाले, आगे मिलेगा आपको यूके, फिर मिलेगा फ्रांस। यूके तकरीबन नहीं मुझे पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11%, और फ्रांस जो है दोस्तों 10.5% ये कंट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सीन है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि एक ज़माना था कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता था 22% यूएस करता था दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, मेरा पेन कहाँ गया दोस्तों, अच्छा इधर है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन दुनिया में देखा जाता है और वो ये है कि आप ना डिफेंस अपॉन बजट का रेशियो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों दुनिया में। ध्यान से देखिएगा कि आपके टोटल बजट में से आप डिफेंस में कितना एलोकेट करते हैं दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, तो बाकी कंट्री से काफ़ी आगे एलोकेशन है यार डिफेंस में इसका। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि 2020 में एक एस्टिमेट के हिसाब से ये देखा गया कि तकरीबन 3.7%, जब आप इस देखेंगे तो टोटल जीडीपी का, मतलब मान लो 100 रुपए जीडीपी है तो 3 रुपए 7 पैसे मान लो इतना एलोकेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो सर ये कम है कि ज़्यादा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑन एन एवरेज अगर नेटो कंट्रीज को देखोगे, इंक्लूडिंग कनाडा को बोल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1.77% है उनका। मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज आप डिफेंस में लगाते हो, तकरीबन जैसे 100 रुपए जीडीपी तो 3 रुपए 70 पैसे, यहाँ पे 1 रुपए 77 पैसे। तो दोस्तों काफी समय से ये बात चल रही है कि यार देखिए यार, आप पहले ये बात समझ लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल पावर है ना, तो ग्लोबल पावर हो, अगर आप ग्लोबल पावर हो तो आपकी, अब दुनिया में सब सर्वशक्तिशाली हो तो आपकी जिम्मेदारियां भी वैसे है, तो आपके मिलिट्री कमिटमेंट्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया की तरफ होते हैं, सिर्फ नेटो की तरफ नहीं होते, ठीक बात है ना। हालांकि पिछले काफी समय से जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि यार कम से कम इसको 2% तो करो यार, कैसे करते हो यार, 2% तो करो कम से कम। दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ, पिछले तकरीबन 6 साल से अगर आप देखेंगे ना, तो सारे के सारे कंट्रीज का आप देखेंगे जो नेटो के मेंबर्स हैं, तो आप इनको देखेंगे ना, तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें बढ़ता ही चला जा रहा है। आप 6 साल से आप देखेंगे तो डिफेंस में जो स्पेंडिंग है सभी का बढ़ता चला जा रहा है। चाहे अभी ये जो क्या बोलते हैं कोविड वाले टाइम को आपको लेना, कोविड वाले टाइम को भी ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो ना अग्रीड टारगेट है ना यूरोपियन नेटो मेंबर्स का, वो ये है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग 2024 तक के ना डिफेंस में जो जीडीपी का हम लोग तकरीबन 2% कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। काफी समय से इस बारे में बात हो रही दोस्तों, ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऐसा कब होता है, क्या होता है। कुछ कंट्रीज ने क्योंकि कहा है कि यार अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है माहौल, हम लोग 2031 तक करेंगे, जैसे जर्मनी ने कहा था।
देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, 2% ये कंट्रीब्यूट कर पाते कि नहीं कर पाते। दोस्तों मैंने आपसे ये कहा कि जब दुनिया में नेटो बनाया गया था, निसंदेह नेटो जो है लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, जो कि 70 साल पहले 1949, ऑलमोस्ट 70 साल पहले, नहीं 70 साल से ज़्यादा ही हो गया, इनफैक्ट 49 तो 72 साल हो गया, तो बनाया गया था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों जब इसको बनाया गया तो एक ही उद्देश्य था कि शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। जिस तरह से सोवियत रूस मतलब सोवियत यूनियन इतना ताकतवर था, तो भाई साहब जिस रेट से दुनिया के अलग अलग देश कम्युनिस्ट कन्वर्ट हो रहे थे या फिर जो घबराना शुरू हो गया था, तो हम लोग काम करते हैं मिलके गजब का मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। तो उस जमाने में दुनिया के 10 देश, और उसको लीड करा था उस जमाने में यूएसए और कनाडा। तो इन्होंने बनाया एक मस्त तरीके से, हम लोग टेंशन को ईज ऑफ करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। लेकिन 1991 में तो यूएसएसआर पूरा कोलैप्स कर गया, और जब 1991 में सोवियत यूनियन, सोवियत रूस जो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, तो फिर आपके रहने की वजह क्या है? जब आप बोल रहे हो कि आप बने ही इसलिए थे कि सोवियत रूस को नलीफाई कर सके, तो आज की तारीख में आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं? तो ये एक सवालिया निशान बन गया दोस्तों पूरी दुनिया में कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्ट क्यों करता है। और यूएसएस के कोलैप्स के बाद, इस यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद इन्होंने ये नेटो ने ये सोचा कि यार अपने काम करते हैं, क्या अपना डोमिनेंस थोड़ा बढ़ाते हैं अपन लोग ना, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस एज यूजुअल, या आपका जो वर्क प्रोफाइल है, एक काम करते हैं हम लोग ना आउटर स्पेस में भी लेके चलते हैं, साइबर स्पेस में भी लेके चलते हैं। और लेटली उन्होंने अपने पुराने नेमेसिस मतलब रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी लेटली उन्होंने धीरे 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 अभी आप देखेंगे तो अपना फोकस चाइना पे भी लाया है कि यार हम लोग सब लोग मिलकर अपना कलेक्टिव डिफेंस अपना मस्त करते हैं ना, तगड़ा करते हैं अगेंस्ट चाइनीज एनक्रोचमेंट। देखिए दोस्तों आपको ये लगेगा कि यार एक बात बताओ, मेरे पास अगर रुपए पैसे हैं, अगर मेरे पास पैसे हैं, मान लो आपके पास जेब में अच्छे खासे पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए रखे हो आप, आपके घर के आसपास 50 लाख रुपए में कोई जमीन बिक रही है या फिर वो लीज पे देने को तैयार है, अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप कर दोगे, राइट। आपने खरीद लिया, आपने या फिर लीज पे दिया और वहां पे अच्छा खासा डेवलपमेंट कर दिया उसके चारों तरफ। लेकिन कल को कोई लोग आए बोले कि यार आप गलत हो क्योंकि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैं कैसे गलत हुआ, मैं समझा नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता हो कि सर मैं ये नहीं समझ पाता कि लोग चाइना की इस तरह की इन्वेस्टमेंट को गलत क्यों बोलते हैं, चाइना तो बहुत ही नोबेल तरीके से डेवलपमेंट करता है, लोग कंट्रीज को उधार देता है, फिर वहां पे मस्त तरीके से डेवलपमेंट करता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल को जो देखिएगा, ये ग्रीस का एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ पायरियस। दोस्तों ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का, जो टेक्निकली आज के तारीख में मेजर चाइनीज कंपनीज ओन करती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब आप ये बोलते हैं कि यार एक बढ़िया चीज तो है, आप ना जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, प्रॉपर्टीज अगर वो सेल पे है और आपके पास पैसा तो खरीद लीजिए, चाहे जहां पर भी हो, क्या फर्क पड़ता है आप बताइए। देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न कंट्रीज या ये सारे के सारे अलायंसेज या नेटो कंट्रीज जो भी है, ये सब लोग किस तरह से देखते हैं और दुनिया कैसे देखती है, पहले ये समझना पड़ेगा हमको। चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, तो वहां पे लोगों के पास अधिकार नहीं है। इसके अलावा चाइना ने जिस जिस एरिया में इस तरह के इन्वेस्टमेंट किया है, लिटरली वहां पे वो तो एरिया उनका गुलाम हो गया। दूसरी बात आप देखिए, हांगकांग में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जिनजियांग प्रोविंस में देखिए, ताइवान में जिस तरह से चाइना सुपीरियॉरिटी करने की कोशिश करता है, साउथ चाइना सी में। तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ पे चाइना को मौका मिला अपना मिलिट्री माइट दिखाने का, बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट या लॉजिस्टिक इंटरेस्ट की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि जहाँ जहाँ पे आपको मिलिट्री माइट दिखाने का मौका मिला है वहाँ पे आपने भयंकर क्रैकडाउन किए हैं। जहाँ पर भी, जैसे आपके देश में ही जब लोगों ने पॉलिटिकल डिसेंट बताया तो आपने जो क्रैकडाउन किया, हांगकांग को देखिए ना दोस्तों, आपने सीधा मिलिट्री छोड़ दी वहां पे, तो जिस तरह से क्रैकडाउन किया, इससे लोगों को लग रहा है कि यार ये अगर चाइना की अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती है तो फिर आने वाले टाइम पे इस तरह का व्यवहार शायद हो सकता है चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में करे। देखिए दोस्तों, अलग अलग रीजन्स में करे एक्चुअली। देखिए दोस्तों, पहली चीज हमको ये देखना पड़ेगा, मैं आपको कुछ सवाल देता हूं सोचने के लिए। पहली चीज जो हमको देखना चाहिए वो ये है कि आने वाले वक्त में नेटो इन सब चीजों से डील कैसे करने वाला है। दूसरी चीज, ये चाइनीज ट्रांसग्रेशन के, जब आप चाइनीज ट्रांसग्रेशन के बारे में आप बात करते हैं तो फिर इसके अगेंस्ट में नेटो कर क्या सकता है, क्या ऑप्शंस है। दूसरी बात, जब आपका यूएसएसआर इतना ताकतवर हो रहा था तो आपने क्या किया, तब आपने क्या क्रिएट किया, तब आपने क्रिएट किया दोस्तों नेटो क्रिएट किया, राइट। और आज की तारीख में जब चाइना इतना ताकतवर है तो नेटो
क्या वाकई में उतना रेलेवेंस रखता है? क्योंकि दुनिया के कई देश जो कहते हैं ना कि यार नेटो अब एक आउटलिव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसका यूजफुलनेस खत्म हो गया है। तो क्या नेटो के बारे में सोचें, उसको रिफोकस करें और कंट्रीज को उसमें ऐड करें, या फिर हम एक काम करेंगे, क्योंकि अब एशियन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ नेटो के बारे में सोचने के या नेटो को और मसल्स प्रोवाइड करने के, क्यों ना हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब क्वाड, उसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब जो 2007 में ऑर्गेनाइजेशन बना था, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इनको मिला के क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले पास्ट कुछ ईयर्स में ना काफी न्यूज में आया है, तो क्यों ना हम यहां पे मसल्स को ऐड करें, शायद इससे ज्यादा बेनिफिट हो। देखिए दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो चीज इंटरेस्टिंग होगी वो देखने वाली ये होगी कि नेटो क्या करता है और आगे नेटो रेलेवेंट रह पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एशियन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नेटो रेलेवेंट नहीं रह पाता है तो क्या ऐसा होता है कि हम क्वाड में और मसल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, या क्वाड में हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्वाड से कुछ हम निकाल पाते हैं क्या? दोस्तों ये देखने वाली चीज रहेगी। ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे ये बताइएगा दोस्तों कि आज का आपको स्टोरी टेलर का सेशन कैसा लगा? मस्त तरीके से आपको मजा आया कि नहीं? सुपर्ब तरीके से आपको मजा आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। दोस्तों 3 टॉपिक, जो बाइडेन साहब ने जो अपनी जर्नी शुरू की थी यूरोप की, मैंने G7 कंट्रीज पे फुल डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाया था, वो आपको दिखा दिया। नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा। नेटो के ऊपर बनाया। अब मेरा एक चीज यहां पे बचती है और वो बचता है, अभी जो बाइडेन साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब की जो मीटिंग हुई है कल 16 तारीख को जिनेवा में, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आता हूं। मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आपका क्या ओपिनियन है नेटो को लेके और क्वाड को लेके जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।